इस एपिसोड की शुरुआत में वहीं पर से करेंगे जहां पर हमने पिछली का अंत किया था। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिया वीजी जो होता है वहां पर फैंग से कहता है कि मुझे ये फाइट जीतने दो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फाइट को हार जाता हूं तो उसके बाद उस लड़के की बारी आएगी और तुम में से कोई यहाँ पर उसके सामने फाइट करने के लायक नहीं है। लेकिन फैंग उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि अपना मुंह बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह की बकवास करके मुझसे अपनी फाइट को आसानी से जीत सकते हो? मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि जिया वहां पर सोच रहा था कि ये इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं मानेगा। जैसे जिया जो होता है वो अपनी स्टिक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, तो इसी के साथ ही हमारा फैंग जो होता है किक मारकर उसकी स्टिक के 3 हिस्सों में से एक को उड़ा देता है। फिर साथ ही वो दूसरी तरफ नीचे की तरफ जंप करते हुए उसके दूसरे हिस्से को भी उड़ा देता है और साथ ही उसके सर के ऊपर अपना पांव मारकर उसे ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। और इसी के साथ ही वहां पर कहा जाता है कि टियानलू सेक्टर के लोगों ने यहाँ पर अपनी फाइट को जीत लिया है और यहाँ पर फीहोंग क्लब के लोग अपनी फाइट को हार गए हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर अचानक से सभी लोगों के होश उड़े होते हैं। वो सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर अचानक से हुआ क्या। सॉलिड अर्थ वाला लड़का जो होता है वहां पर रीना में होता है, उसके हाथ खून से रंगे होते हैं और वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, इसने यहाँ इतनी तेजी के साथ अटैक किया कि हमें से कोई भी यहाँ पर इस बात को देख नहीं पाया। जबकि वहां पर नीचे जो गिरा पड़ा होता है वो सन जिन होता है। सन जिन की पूरी बॉडी से खून बह रहा था और वो बहुत ही बुरी हालत में होता है, जबकि वो लड़का जो होता है उसके पूरे चेहरे के ऊपर खून के दाग पड़े होते हैं और वो वहां पर उनकी तरफ घूर कर देखता है। तो यहीं पर से 15 मिनट पहले का सीन दिखाता है कि 15 मिनट पहले ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। तो यहीं पर से मास्टर को दिखाते हैं कि फीहोंग क्लब का जो मास्टर होता है वो हैरान परेशान वहां पर बैठा होता है, बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके कैंडिडेट्स हार चुके हैं और अब यहाँ पर इस मॉन्स्टर की बारी है। एक तो यहाँ पर उसी की बारी है और ऊपर से यहाँ पर जो पर्ची निकलती है वो भी फीहोंग क्लब की ही निकल आती है। और जहाँ पर रेफरी लड़की जो होती है उनसे कहती है कि फीहोंग क्लब की बारी है और वो लड़का जो होता है वहां पर चला जाता है और कहता है तुम बस करो, बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर मेरी बारी है। जबकि रेफरी लड़की अभी भी यहाँ पर कह रही होती है कि हमारा 4th मैच अभी भी यहाँ पर खत्म हुआ है, टियानलू गैंग के लड़के ने यहाँ पर इस मैच को जीता है। और वहां पर अराउंड एरिना में जो लड़का गिरा पड़ा होता है, बेहोश पड़ा होता है, वो इसी के अपने फीहोंग सेक्टर का ही होता है। तो वो लड़का जो होता है वो सीधा उसके पास चला जाता है और वहां पर जाने के बाद से किक मारकर रीना से बाहर फेंक देता है। जैसे वो उसे किक मारकर रीना से बाहर फेंकता है सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़का ये तो कुछ ज्यादा ही जालिम है, ये यहाँ पर कर क्या रहा है, इसने अपनी सेक्टर के एक डिसाइपल को ऊपर से धक्का देकर नीचे फेंक दिया। जब किसी के साथ ही एक लड़का जो होता है भागता हुआ नीचे जाता है, जाकर उस लड़के को कैच करता है ताकि उसे गिरने से बचा सके। और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है ऊपर से खड़े होकर वहां पर उन सभी की तरफ देखता है। वो सभी की तरफ वहां पर देख रहा होता है कि इनमें से किसे चूज किया जाए। तो हमारा वैंग टियान हाओ जो होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है कि शायद वो उसे यहाँ पर फाइटिंग के लिए चूज करेगा, लेकिन इसी के साथ ही वो उसको उसकी तरफ ना कर देता है। साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है जहां पर टियान गैंग के लोग खड़े होते हैं, वो टियान गैंग के लोगों की तरफ देखता है। फिर साथ ही वहां पर उसकी नजर हमारे शीमू के ऊपर पड़ती है। जब वो शीमू की तरफ देखता है तो उसका ब्लस्ट एक्टिवेट हो जाता है और वो साथ ही कहता है कि मुझे इससे फाइट करनी है। जैसे वो उनकी तरफ इशारा करता है तो इसी के साथ ही हमारा सन जिन जो होता है वो कहता है कि मास्टर ली मुझे फाइट करने के लिए जाने दे, मैं इससे जाकर फाइट करूंगा, क्योंकि शीमो हमारा ट्रम्प कार्ड और हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंड के ऊपर इसे यूज करेंगे। हम चाहते हैं कि ये वैंग टियान हाओ से फाइट करे और इस फाइट को जीतकर हमें विक्ट्री दिलवाए, इसी वजह से इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए मुझे जाने दें। तो मास्टर ली थोड़ी देर सोचते हैं और उनसे कहते हैं ठीक है तुम यहाँ पर जाओ, जाकर फाइट करो, लेकिन तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगे तुम उसको नहीं हरा सकते तो उसी वक्त सरेंडर करके बाहर आ जाना, यहाँ पर तुम्हारे पर कोई ब्लेम नहीं करेगा। तो संजिन उनसे कहता है कि मास्टर कोई बात नहीं, मैं वहां पर जाऊंगा और अपनी विक्ट्री को श्योर करके आऊंगा, या फिर कम से कम आप लोगों को यह तो पता चल जाएगा कि उस लड़के की पावर्स क्या है। और इसी के साथ ही वहां पर रीना में चला जाता है। जब वो रीना में वहां पर जाता है और इसी के साथ ही रेफरी उनसे कहती है कि तुम लोग अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। वहां पर उनकी फाइटिंग स्टार्ट होती है तो संजिन के हाथ में तलवार होती है, अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके करीब पहुंचकर वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जबकि वो मॉन्स्टर लड़का जो होता है वहां पर सामने से हटता भी नहीं है, वो हिलता भी नहीं है और उसकी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट तलवार हिट करती है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटी सी खरोच भी नहीं आती। और इस बात से संजिन बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, इसकी बॉडी के ऊपर तो एक छोटी सी खराश भी नहीं आई, क्योंकि उसके पास सॉलिड अर्थ की पावर है। तो हमारा संजिन जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। पीछे हटने के बाद वो कहता है कि अगर तुम्हारी सॉलिड अर्थ की बॉडी इतनी स्ट्रांग है तो देखते हैं कि मेरे अगले अटैक के सामने क्या कर पाती है। और वो ऊपर हवा में जाने के बाद वहीं पर उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है। वो बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाने के बाद नीचे की तरफ जंप करता है, फिर साथ ही घूमकर पीछे की तरफ देखता है। जब वो पीछे देखता है तो नीचे का ग्राउंड टूटा होता है, लेकिन उस लड़के की बॉडी के ऊपर फिर से एक खरोच भी नहीं होती। वो लड़का वहां पर बिल्कुल सही सलामत होता है, हालांकि उसके थोड़े से कपड़े फटते हैं। और इस बात से संजिन और भी हैरान होता है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाता है, उसको सर से पकड़ता है, यानी कि उसको बालू से पकड़ता है, साथ ही अपना घुटना ऊपर की तरफ उठाकर उसका मुंह जो होता है अपने घुटने के ऊपर दे मारता है, जिससे संजिन के दांत टूट जाते हैं और बेचारे के मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। और साथ ही उसे किक मारकर पीछे की तरफ फेंक देता है। जब वो उसे पीछे की तरफ फेंकता है तो हमारा संजिन जो होता है वो वहां पर फिर से एक्टिव होता है और अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसाकर अपने आप को वहां पर नीचे गिरने से बचाता है। फिर साथ ही अपनी तलवार उठाता है और सामने की तरफ देखकर काफी गुस्से में अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर बहुत सारी मल्टीपल स्ट्राइक्स लगाता है। जब वो उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है तो ये स्ट्राइक्स जो होती है
सीधी जाकर उस मॉन्स्टर की बॉडी के साथ टकराती हैं। लेकिन जैसे वो स्ट्राइक्स उसकी बॉडी के साथ टकराती हैं, इसी के साथ ही वो रिटर्न जाकर उसी की बॉडी के ऊपर लगती हैं। यानी संजिन की बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगते हैं, जैसे कि वो सारी स्लैशेस उस लड़के के ऊपर नहीं बल्कि संजिन की अपनी बॉडी के ऊपर लग रही हो। पता नहीं अब यहाँ पर ये कौन सी टेक्निक को यूज कर रहा है, लेकिन वो सारी की सारी स्लैशेस वापस से संजिन की बॉडी पर लगती हैं। तो इस बात से देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर लड़का जो होता है फिर से वहां पर डेविलिश स्माइल देते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और संजिन को घुटना मारता है, जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। और उसके पीछे गिरने के बाद अभी वो उठता भी नहीं है, किसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और वहां पर उसके करीब पहुंचने के बाद बहुत सारे पंचेस की बरसात कर देता है। वो उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है, गम गम करते हुए उसे इतने सारे पंचेस मारता है कि साथ ही उसका सर जो होता है उसे वहां पर ग्राउंड के अंदर दंसा देता है और उसके सर के ऊपर अपना पांव रखकर खड़ा हो जाता है। फिर साथ ही वहीं पर खड़े होकर फिर से अपना पांव जो होता है जोर से उसके ऊपर मारता है। ये वाला सीन देखकर मुझे मंकी डी लूफी वाला डो फ्लेमिंगो याद आ गया। उसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही उसने टांगे उठा रखी होती है और किसी के सर के ऊपर पांव रखा होता है। पता नहीं वो मंकी डी लूफी था शायद। वो संजिन के सर के ऊपर दोबारा पांव मारता है तो उसका सर ग्राउंड के ऊपर और ज्यादा दंसदार वहां पर से जबरदस्त प्रेशर निकलता है और इस बात से सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि क्या कोई इतना भी जालिम हो सकता है? ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपटीशन है। इस कंपटीशन में अपने आप को इतना ओवर पावर दिखाने की क्या जरूरत है कि सामने वाला ओपोनेंट जो बेचारा मार ही जाए। तो सभी लोग वहां पर सोच रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या ये वाकई में संजिन को मार डालेगा? संजिन को यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए ताकि वो यहाँ पर से बाहर निकल आए, वरना ये तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जबकि मास्टर ली भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि संजिन जल्दी से वहां पर सरेंडर कर दो। और हमारा शिमो वहां पर ये सोच रहा होता है कि जब हमारे संजिन ने उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाए तो वो स्ट्राइक्स बैक आकर संजिन की बॉडी के ऊपर कैसे लगी, यानी कि उसने यहाँ पर किसी तरह से टेक्निक को यूज किया कि वो सारी स्ट्राइक्स वापस उसी की बॉडी के ऊपर आकर लगी हैं। उसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर लड़का जो होता है वो फिर से संजिन को उठाता है, वो उसको बालू से उठाकर ऊपर उठाता है, फिर साथ ही उसे उठाकर पीछे की तरफ पटक देता है, जैसे कि वो यहाँ पर ये चाहता है कि ये फाइट खत्म करो और अगला ओपोनेंट यहाँ पर लेकर आओ। तो रेफरी लड़की जो होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये फाइट यहाँ पर खत्म हुई और इस फाइट को यहाँ पर फियांग डोजो ने जीत लिया। जैसे वो इतनी बात करती है तो संजिन जो होता है फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। वो उठकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अभी हार नहीं मान सकता। और ये देखने के बाद सभी लोग कहते हैं कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, जबकि इसे पता है कि ये फाइट को जीत नहीं सकता, फिर ये उठकर खड़ा क्यों हो रहा है। तो शिमो भी उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज वहां पर नीचे पड़े रहो या फिर हार मान लो, वरना तुम यहाँ पर से नहीं जीत पाओगे। लेकिन संजिन जो होता है वो अपने रिजॉल्व की वजह से उठकर खड़ा होता है, जैसे कि उसे मरने का पूरा शौक हो। वो उठकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने ब्रदर्स के लिए, उन्होंने यहाँ पर अपनी फाइट के लिए पूरा जी जान लगाया था और मैं भी यहाँ पर अपनी फाइट को पूरा जी जान लगाऊंगा। हमें अपने क्लब के लिए फाइट को जीतना और मैं यहाँ पर इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता हूँ। इसके साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी सॉलिड अर्थ है और यहाँ पर इनडिस्ट्रक्टेबल है, तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि मेरी गेल ब्लेड आर्ट की आखिरी फाइनल मूव के साथ क्या तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई स्क्रैच पड़ेगा या नहीं। और साथ ही वहां पर वो अपनी तलवार उठाता है और आखिरी मूव को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि इस बात से वो मॉन्स्टर लड़की को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आना ही है था। संजिन जो होता है वहां पर हार मानने को तैयार नहीं होता और संजिन फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता, मेरे पीछे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और अपनी तलवार लेकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं अपनी स्वर्ड की यहाँ पर फाइनल फॉर्म को यूज करूंगा। और इसी के साथ ही वो तलवार के साथ वहां पर एक जबरदस्त स्टैंस लेता है। जबकि वहीं पर ऑडियंस में खड़े हमारे शिमो की तरफ दिखाता है कि शिमो चिल्लाकर कहता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो मास्टर ली से कहता है कि मास्टर ली अगर उसने वहां पर फुल फॉर्म को यूज किया तो वहां पर सामने से उस लड़के के पास सॉलिड अर्थ की बॉडी है, उसके साथ टकराकर वो अटैक डबल उसकी बॉडी के ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से संजिन को बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचने वाला है। तो हमारा शिमो बड़ी तेजी के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर भागता हुआ जाता है ताकि जाकर संजिन को रोक सके। लेकिन उससे पहले वहां पर संजिन अपना अटैक रिलीज कर देता है। उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो जैसे ही वो अटैक उस क्रेजी मॉन्स्टर के साथ टकराता है, इसी के साथ ही वो अटैक जो होता है वापस उसी की बॉडी के साथ आकर हिट होता है। संजिन की बॉडी बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है, उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से कट लगते हैं और वो उड़ता हुआ वहां पर नीचे की तरफ गिर रहा होता है। जबकि हमारा शिमो जल्दी से जंप करते हुए अरीना में चला जाता है और उसे कैच करता है। बाकी के सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि यार फीहोंग क्लब के लोग इस मॉन्स्टर को कहां से लेकर आए हैं, इतना पावरफुल मॉन्स्टर कहां से वो लेकर आए हैं। इस लड़के के पास जो रीइंफोर्समेंट बॉडी की टेक्निक है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सॉलिड अर्थ की बॉडी की टेक्निक को हरा पाना जहां पर किसी के बस की बात नहीं है। तो हमारा शिमो जो होता है वहां पर अपने संजिन को अपने साथ लेकर वहां पर से नीचे उतर आता है। इसी के साथ ही वो सभी लोग अब यहाँ पर उस क्रेजी मॉन्स्टर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है किसने यहाँ पर अपनी ब्लड पावर को एक्टिवेट कर लिया। उन्हीं में से एक कहता है कि मैं इसको जानता हूं, मैं जानता हूं, ये तो उस कमीनी औरत का बच्चा है। इस सभी के बारे में सभी लोग जानते हैं ये उस औरत का नाजायज बेटा है, तो इस सिटी का रहने वाला नहीं है बल्कि ये बहुत ही दूर का रहने वाला है। ये फैंगसेंग सिटी में बहुत ही रिसेंटली यहाँ पर अपीयर हुआ है। बंदे के बहुत ज्यादा दुश्मन है क्योंकि जहां पर भी ये किसी मार्शल आर्टिस्ट को देखता है इसे बहुत ही बुरी तरह से अब्यूज करता है। ये किसी के साथ फ्रेंडली स्पार नहीं करता बल्कि उसे बहुत ही बुरी तरह से ब्रूटली जख्मी करने के बारे में सोचता है। इसने अपने नीचे जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं उन सभी को बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कोई भी इससे फाइट भी नहीं करता। किसी को इसके ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर इसका बाप कौन था और ये कहां से यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन इसके बारे में इतना पता है कि फीहोंग क्लब के लोगों को इन लोगों ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइट के
के लिए जिसको लेकर आए। और इसी के साथ ही मास्टर टियान को दिखाता है कि वो जल्दी से भागता हुआ उसके पास जाता है और जाकर फी होंग क्लब के मास्टर होंग को पकड़ता है और उसे कहता है कि बुड्ढे खुसट कहेंगे, क्या तुम जीतने के लिए इतने ज्यादा पागल हो कि तुमने जहां पर एक क्रेजी मॉन्स्टर को इस फाइट में डाल दिया? क्या तुम्हें नहीं दिखाई नहीं दे रहा कि जहां पर वो किस तरह से हमारे डिसाइपल्स की बुरी हालत कर रहा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस फाइट में नहीं उतारना चाहिए था? तुम इसे कहां पर से लेकर आए हो? और इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूं। और उसे कहते हैं मुझे ये लड़का जो था वो बाई चांस मिला था। एक बार मैं एक जगह के ऊपर गया जहां पर ये कुछ मार्शल आर्टिस्ट से फाइट कर रहा था। उस जगह के ऊपर जब मैंने इसे देखा मुझे उसी वक्त समझ आ गई कि ये फाइटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसकी फाइटिंग एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। तो मैं इसे वहां पर इसको परस्यू किया। मैंने इसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ आकर वहां पर चारों मार्शल आर्ट्स के क्लब्स के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आओगे? तो ये बहुत ज्यादा खुश था और मेरे साथ आ गया। जबकि इसे फाइटिंग में इंटरेस्टिंग था तो इसी वजह से मैं इसे अपने साथ लेकर आ गया। लेकिन जैसे ये यहाँ पर पहुंचा उसके बाद मुझे समझ आई कि फाइटिंग करना इसका शौक है, यानी कि ये यहाँ पर किसी के साथ फ्रेंडली स्पार नहीं करता बल्कि अपने दोस्तों और अपने जितने भी लोग इसके साथ वहां पर ट्रेनिंग करते थे उन सभी को बहुत ही बुरी तरह जख्मी करना इसने शुरू कर दिया था। और मैं भी इसे रोक नहीं पाता था क्योंकि इसके पास सॉलिड अर्थ की पावर थी। सॉलिड अर्थ वाली बॉडी के साथ कोई भी अटैक अगर इसके ऊपर करता तो वो अटैक बैकलैश में उसी के ऊपर पड़ता और मेरे पास भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं इसे रोक पाता। और जब इसे पता चला कि यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, हम लोग इसे कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं लेकर आना चाहते थे, लेकिन इसने हमें जोर डाला। इसने कहा कि वो कंपटीशन में जाना चाहता है और हम लोग यहाँ पर इसे रोक भी नहीं पाए। मास्टर टियान गुस्से के साथ उसे कहते हैं कमीने होंग कहीं कि तुम यहाँ पर इस मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर पाए और तुम इस क्रेजी मॉन्स्टर को इस फाइटिंग में उतार लाए। अब देखो यहाँ पर हमारे डिसाइपल्स के साथ क्या हो रहा है। और इसी के साथ ही हमारे शिमू को दिखाते हैं कि वो उस लड़के संजिन को उठाकर वहां पर से नीचे उतर आता है और नीचे आने के बाद अपने मास्टर ली से कहता है कि मास्टर ली मुझे लगता है कि इसकी सांसें बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, आपको इसे यहाँ पर हील करना होगा। जबकि मास्टर से कहते हैं नहीं तुम जल्दी से अपनी एनर्जी के साथ इसको हील करो। लेकिन शिमो जो होता है वहां पर उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पर इसको हील नहीं करना बल्कि आप इसको हील करो, मुझे अभी यहाँ पर जाकर उस क्रेजी मॉन्स्टर से फाइट करनी है। और वो साथ उसकी तरफ देखता है और गुस्से के साथ कहता है कि मैं उस बंदे को जाकर तबाह बर्बाद कर दूंगा, मैं उसकी बॉडी के ऊपर तब तक अटैक करूंगा जबकि उसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है वो जल्दी से जंप करते हैं वहां पर अरीना में आ जाता है। तो अनाउंसर कहते हैं कि तो यहाँ पर हम लोग टूर्नामेंट के सेकंड राउंड को स्टार्ट करने वाले हैं, तो तुम लोग यहाँ पर अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। जबकि हमारा शिमू से कहता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो फाइट करता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन तुम यहाँ पर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए फाइट करते हो। ये कोई मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये मार्शल आर्ट्स भी नहीं है, तुम यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक भी नहीं हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर स्टेज के ऊपर रहने का कोई अधिकार नहीं। और वो उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाता है और उसे किक मारता है, लेकिन हमारा शिमो उसकी किक को अवॉइड कर लेता है और साथ ही पीछे की तरफ हटकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटकता है। लेकिन आपको पता है कि उसके पास सॉलिड अर्थ की पावर है जिसकी वजह से उसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचता। तुम्हारा शिमो से नीचे गिराने के बाद उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है, वो काफी सारे पंचेस मारता है, नीचे का ग्राउंड टूट रहा होता है। सभी देखने वाले कहते हैं लगता है कि ये पिलर्स भी टूट जाएंगे जिसके ऊपर स्टेज को खड़ा किया गया है। उस लड़के की ब्रेकिंग स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट जो है वो इतनी पावरफुल है। और इसी के साथ ही वहां पर बहुत सारे पंचेस मारने के बाद दिखाते हैं कि एक हाथ वहां पर बीच से निकलता है, उस मॉन्स्टर का हाथ आगे की तरफ निकलता है और वो हमारे शिमू को पकड़ने लगता है। लेकिन हमारा शिमू जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और सामने देखता है उसकी बॉडी के ऊपर जरा सा भी इफेक्ट नहीं हुआ होता और वो मॉन्स्टर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए अब आगे बढ़ता है और उसके करीब पहुंचने के बाद उसे अपने सर से अटैक करता है जिससे हमारा शिमू पीछे की तरफ गिर जाता है। वो अरीना से बाहर गिरने लगता है लेकिन वहीं पर से अपने आप को संभालता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों ही वहीं पर अपने अपने पंचेस को टकराते हैं और उसके बाद वहां पर एक दूसरे के मुंह के ऊपर बहुत सारे पंचेस मारते हैं। फिर साथ ही वो दोनों वहीं पर अरीना में गिर जाते हैं कि मास्टर ली वहां पर सोच रहे होते हैं ये लड़का शिमू क्या ये वाकई में इतना ज्यादा पावरफुल था, मैंने इसको सिखाया लेकिन मैंने पहले कभी इसकी ये पावर नहीं देखी। वैंग टियान हाउ वहां पर उसकी पंचिंग टेक्निक को देखने के बाद सोच रहा होता है कि मैंने इस पंचिंग वाली टेक्निक को पहले कहीं पर देखा है, मैंने इसे कहां पर देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता। तुम्हारा शिमू जो होता है वहीं पर जंप करते पीछे हटता है और सामने की तरफ देखता है जहां पर वो मॉन्स्टर जो होता है वो बिल्कुल सही सलामत उसके सामने फिर से उठकर खड़ा हो रहा होता है। तुम्हारा शिमू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे अपनी स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट को यूज करना पड़ेगा। और वो इसी के साथ ही अपनी स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट को यूज करते हुए ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और इसी के साथ ही अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वहीं पर से सामने की तरफ पंच रिलीज करता है जिसके साथ पंच की एनर्जी जो होती है सामने जाकर उसकी बॉडी के साथ टकराती है। वो एनर्जी जो होती है उसकी सॉलिड अर्थ के साथ टकराती है तो उसी के साथ ही वो एनर्जी की बैकलैश जो होती है वो शिमू के ऊपर पड़ती है और शिमू जो होता है खुद भी पीछे की तरफ गिर जाता है और पीछे गिरने के बाद वो सामने की तरफ देखता है। वो जब सामने की तरफ देखता है तो वहां पर जबरदस्त सोरा निकल रहा होता है और इस बात से हमारा शिमू बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वहां पर वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है जो कि यहाँ पर पूरी तरह से
बिल्कुल डो फ्लेमिंगो जैसा ही लग रहा है। तो वहां पर आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि मेरा शिमो कहता है कि इसकी जो सॉलिड अर्थ की पावर है, मुझे लगता है कि इसका प्रोटेक्शन बैरियर इसको यहाँ पर बचा रहा है, क्योंकि सॉलिड अर्थ एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी बॉडी टेक्निक है जिससे बॉडी के इर्द गिर्द एक बहुत ही पावरफुल बैरियर बन जाता है। मुझे अगर इसके बैरियर को तोड़ना है तो फिर मुझे भी यहाँ पर पावरफुल स्ट्रॉन्ग फिस्ट को यूज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी तक मैंने उसके ऊपर जितने पंचेस लगाए हैं वो सारे के सारे बिल्कुल बेकार थे, मैं तो उसे हिट भी नहीं कर पाया। और इसी के साथ ही हमारा शिमो इस बार बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और दूसरी तरफ से वो भी बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो हमारा शिमो जो होता है वहां पर मौका पाकर उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। तो पंच की वजह से बैकलैश उसके हाथ के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से उसके हाथ के अंदर से पूरी नसें जो होती है फट जाती हैं और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है उसका बाजू पकड़ लेता है और उसका बाजू पकड़ने के बाद से घुमाकर साथ से एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे हमारा शिमो फिर से पीछे गिर जाता है। तो मास्टर ली कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी अटैक्स उस लड़के पर काम नहीं कर रहे। तो मास्टर टियान भी कहते हैं कि उस लड़के की रीइंफोर्समेंट वाली जो प्रोटेक्शन टेक्निक है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। लगता नहीं है कि जो लड़का शिमो अपनी पंचेस के साथ उसकी प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ पाएगा। कि अगर ये लड़का शिमो इसी तरह उसे फाइट करता रहा, इसी तरह यहाँ पर लो क्वालिटी के पंचेस के साथ उसे मारता रहा, तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डैमेज इस लड़के को ही पहुंचने वाला है। फ्रेंड के ऊपर ये लड़का खुद ही यहाँ पर हार जाएगा क्योंकि इसके बाजू टूट जाएंगे। तो मास्टर शिमो कहता है कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इस लड़के की बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। लेकिन कम से कम मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट पता है जिससे मैं इसकी इस टेक्निक को तोड़ सकता हूँ। और मास्टर शिमो कहता है कि वो सीक्रेट ये है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। और इसी के साथ शिमो जो होता है वहां पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। वो भी उसे पंच मारता है, लेकिन ये भी आगे से उसे पंच मारता है। हमारे शिमो का पंच जैसे उसे वहां पर पड़ता है तो ये पंच काफी ज्यादा भारी पड़ता है और उसके पेट में जबरदस्त पंच पड़ने के साथ ही उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे शिमो ने इस बार जो उसे पंच मारा होता है उस पंच की वजह से उसकी बॉडी के ऊपर जो शील्ड होती है वो शील्ड टूट जाती है और शील्ड के टूटने के साथ ही हमारे शिमो का पंच उसे पड़ता है तो उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो हमारा शिमो से ऊपर की तरफ उछालता है, फिर साथ ही ऊपर से उसे पकड़कर नीचे की तरफ ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। ग्राउंड के ऊपर पटकने के बाद हमारा शिमो जो होता है वहीं पर उसे फिर से पंचेस मारना स्टार्ट करता है। और इसी के साथ ही हमारा शिमो जो होता है वहां पर सोच रहा था कैसे उसने पत्थरों से बड़े हुए एक बड़े से लोहे के जार को किस तरह से तोड़ा था, और वो उसी पावर को वहां पर यूटिलाइज करते हुए उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस मारना स्टार्ट करता है। और एंड के ऊपर हमारे शिमो के दोनों हाथों से ब्लड बह रहा था, क्योंकि जिस पंच को वो यूज कर रहा था उस पूरी बाजू के अंदर से उसकी सारी नसें फट चुकी होती हैं। तो हमारा शिमो कहता है कि तुमने यहाँ पर सीनियर सांजिन के साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला तुम्हें चुकाना तो पड़ेगा। इसी के साथ हमारा शिमो वहां पर अपने फाइनल अटैक को यूज करता है, जो कि स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट की फाइनल फॉर्म होती है। तो वो स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट की फाइनल फॉर्म को यूज करते हुए जैसे ही वहां पर उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है तो पूरे का पूरा अरीना टूट जाता है। वहां पर पिलर्स टूटते हैं और अरीना ऊपर से नीचे गिर जाता है। सभी नीचे खड़े लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, पूरा अरीना गिर रहा है। और इसी के साथ ही हमारे शिमो ने यहाँ पर उस मॉन्स्टर को हरा दिया, क्योंकि इस पंच के साथ वो लड़का जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उस बेचारे के 2-4 दांत भी टूट चुके होते हैं और वो होश में बिल्कुल भी नहीं होता। तो अनाउंसर कहते हैं कि तो इस मैच को यहाँ पर ली फैंग डोजो से शिमो ने जीत लिया है। तो शिमो ने इस फाइट को जीत लिया। तो हमारा शिमो जो होता है वहां पर अपने मास्टर की तरफ देखता है और वो सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उसके मास्टर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर उन सभी में एक नई बहस शुरू हो जाती है। वो सभी लोग यहाँ पर स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट की फाइनल फॉर्म को यूज किया, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि आज तक हमने किसी को भी स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट की फाइनल फॉर्म को यूज करते हुए नहीं देखा। और ऊपर से ये लड़का तो बहुत ज्यादा यंग है, जो तो अभी तक यहाँ पर 14-15 साल का होगा, और ये यहाँ पर स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट की फाइनल फॉर्म को कैसे यूज कर पाया है। इसी के साथ ही हमारे वैंग टियान हाओ को दिखाता है कि वहां पर ये सोच रहा था कि मुझे अब समझ आई कि ये लड़का कौन है। फाइनली मुझे यहाँ पर ये बात समझ आ चुकी है कि यही वो फियर्स फिस्ट है जिसके साथ मुझे फाइट करनी थी। तो यही वो लड़का है, क्योंकि इसके अटैक्स उसके साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं। इसी के साथ ही हमारी छोटी यू को दिखाते हैं कि हमारे जाओशू भागती हुई जा रही होती है और कहती है कि मैं यहाँ पे इतनी बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ कि आज कंपटीशन है, चारू मार्शल क्लब का कंपटीशन था और आज मैं यहाँ पर लेट सोकर उठी हूँ, मुझे किसी ने जगाया भी नहीं। मुझे जाकर उस वैंग टियान हाओ को देखना होगा कि वो किस तरह से परफॉर्मेंस करने वाला है। फिर साथ ही वो कहती है मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ, मुझे वैंग टियान हाओ को नहीं बल्कि अपने ब्रदर शिमो के लिए वहां पर जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि कंपटीशन पहले ही खत्म हो चुका हो, मुझे जाकर अपने बिग ब्रदर को देखना होगा कि वो वहां पर किस तरह से फाइट करने वाला है, क्या वो वैंग टियान हाओ को अच्छा सबक सिखाएगा या नहीं। तो वहीं पर भागते भागते वो एक लड़के के साथ टकरा जाती है। तो जैसे वहां पर उसके साथ वो टकराती है तो वो लड़का भी गिर जाता है और ये भी गिर जाती है। तो वहां पर उसके पास एक बॉक्स वहां पर नीचे गिरता है। तो जाओशू जो होती है उसे कहती है क्या तुम अंधे हो, क्या तुम देख कर नहीं चल सकते, तुम्हें देख कर चलना चाहिए। और वो उसका कजन ही होता है, वो अपना मुंह छुपा लेता है और जल्दी से अपने बॉक्स को उठाता है और उसे कहता है कि ये क्या है, यहाँ पर क्या कर रही है। और वो अपना बॉक्स उठाकर बड़ी तेजी से वहां पर से भाग जाता है। तो जाओशू कहती है कि मुझे लगता है कि ये भी कंपटीशन देखने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो भी कंपटीशन वाली डायरेक्शन में ही जा रहा होता है। तो जाओशू कहते हैं मुझे भी वहीं पर जाना चाहिए, हो सकता है कि ये जल्दी में हो तो मैं भी जल्दी में ही हूँ। और वो भी जल्दी से वहां पर उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। जबकि कजिन ब्रदर इंटियान वहां पर ये सोच रहा था कि ये कमीनी जाओशू यहाँ पर क्या कर रही है, अगर इसने वहां पर मुझे देख लिया होता और मेरे पास से इस चीज को नोटिस कर लिया था तो मेरा सारे का सारा प्लान फेल हो जाता। और इसी के साथ ही उस बॉक्स के बारे में बताता है कि वो हुआ ने उसे ये वाला बॉक्स इसलिए दिया था क्योंकि इस बॉक्स के अंदर एक ट्रिगर मैकेनिज्म
स्टेडियम लगा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे डार्ट्स हैं जिनके अंदर पॉइजन है। तो उसने कहा था कि तुम्हें इस कंपटीशन के दौरान फाइनल अटैक से पहले एक निशाना लगाकर शीमो के ऊपर अटैक करना होगा। जब नीडल उसकी बॉडी के अंदर लगेगी तो सभी लोगों को यही लगेगा कि अटैक्स करने की वजह से वो बहुत ज्यादा वीक था, इसी वजह से वो नीचे गिर गया। लेकिन किसी को भी इस बारे में समझ नहीं आएगी कि पॉइजन की वजह से वो मरा है। सभी लोग यही समझेंगे कंपटीशन में फाइटिंग की वजह से वो मरा है। इसी के साथ ही वो कंपटीशन साइट के ऊपर पहुंच जाता है और जाओ भी वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद चिल्लाकर कहती है, ब्रदर शीमो तुम कहां पर हो। जैसे वहां पर सामने देखते हैं तो शीमो जो होता है अपनी फाइट जीतकर उसके सामने खड़ा होता है और अरीना टूट चुका होता है। तो वो सभी लोग वहां पर अभी भी फिस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि स्टोर्म ब्रेकिंग फिस्ट इस लड़के के पास कैसे आ सकती है और फाइनल फॉर्म को यूज करना ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। इस लड़के ने यहाँ पर फाइनल फॉर्म को कैसे यूज किया होगा। बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे होते हैं और सभी को यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है कि ये जिन फैमिली से है। जिन फैमिली के लोग इसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्योंकि ये शीटिंग का बेटा है जो कि जिन फैमिली को जिसने आकर ज्वाइन किया था। वहीं पर मास्टर ली को दिखाता है कि मास्टर ली उन सभी की बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे इन सभी को बताना चाहिए और इसी के साथ उन सभी से कहता है कि मेरी तरफ देखो, तुम सभी लोग यहाँ पर इस बात को गलत समझ रहे हो। तुम्हें लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर स्टोर्म ब्रेकिंग फिस्ट को फाइनल फॉर्म को यूज किया है, लेकिन नहीं, इसने स्टोर्म ब्रेकिंग फिस्ट की फाइनल फॉर्म को यूज नहीं किया, बल्कि इसने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो इसकी फिस्ट की रॉ पावर थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसकी अपनी पावर थी। अगर यहाँ पर फाइनल फॉर्म को यूज करता तो नीचे का पूरा ग्राउंड टूट चुका होता, तुम में से काफी सारे लोग यहाँ पर मर चुके होते और इस बात से वो सभी लोग और भी हैरान होते हैं और कहते हैं, ओ माय गॉड, अगर वाकई में ऐसी बात है, अगर इसने यहाँ पर स्टोर्म ब्रेकिंग फिस्ट की फाइनल फॉर्म को यूज किया था तो मास्टर ली जिस तरह का बिल्कुल वैसा ही होना था। कि मास्टर ली खुद भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का, मुझे लगता है कि इसकी काबिलियत बहुत ज्यादा है और मेरे जैसा मास्टर इसको सिखा नहीं सकता, इसे बहुत ही महान मास्टर की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से इसके पास टैलेंट्स हैं ये बहुत ही जल्दी आगे निकलने वाला है, ये तो मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। तो इसी के साथ ही टियान लू गैंग के यंग मास्टर को दिखाते हैं कि वो बड़ी तेजी से भागता हुआ अरीना में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें फाइट करते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। और बड़ी तेजी के साथ वो अरीना में चला जाता है, जबकि उसे अंकल उसे कहता है कि बेवकूफ रुक जाओ, तुम उससे फाइट नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे वो वहां पर अरीना में एंटर होता है, इसी के साथ ही शीमू से फाइट करने के लिए रेडी हो रहा होता है। जब वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो रहा होता है, इसी के साथ ही वैंग टियान हाओ वहां पर बीच में आ जाता है और अपने बाले के साथ उसके ऊपर अटैक करके उसे अरीना से बाहर फेंक देता है और कहता है, जहां से दफा हो जाओ, तुम इससे फाइट नहीं कर पाओगे, इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसे सिर्फ मैं फाइट कर सकता हूँ। और उसे बाहर फेंकने के बाद वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और हमारे शीमू से कहता है, क्या तुम ही फियर्स फेस्ट हो। तुम्हारा शीमू उसकी बात सुनने के बाद कहता है, नहीं, मैं किसी फियर्स फेस्ट को नहीं जानता, तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो। तो वैंग टियान हाओ से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर इस बात को मानने से मना कर रहे हो, चलो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी यहाँ पर जब हम लोग फाइट करेंगे मुझे पता चल ही जाएगा कि तुम कौन हो, चलो जल्दी से अब यहाँ पर रेडी हो जाओ कि आज यहाँ पर जो तुम्हें हराने वाला है वो मैं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर हराकर तुम्हें फिर से पूरे के पूरे फैंक्शन सिटी का सबसे महान टॉप डिसाइपल बन जाऊंगा। तो हमारा जो शीमू होता है वो भी फाइट करने के लिए रेडी होता है और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि दोनों वहां पर पूरी हाइप में होते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। जबकि बाकी के सभी लोग कहते हैं कि लगता है कि ये वाली फाइट यहाँ की सबसे बड़ी और महान फाइट होने वाली है। और इसी के साथ ही शीमू अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है कि उसका हाथ जो है पूरी तरह से सोर हो चुका होता है और वो पंच को यूज नहीं कर पाएगा। तो उसके मास्टर उसकी तरह तलवार फेंकते हैं और कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर पंच को यूज नहीं कर सकते तो यहाँ पर अपनी गेल ब्लेड आर्ट को यूज करो। शीमू जो होता है अपनी तलवार को अनशीथ करता है और कहता है कि वैंग टियान हाओ, तो फाइनली यहाँ पर देखने का वक्त है कि तुमने यहाँ पर अपनी स्पीयर आर्ट को और कितना ज्यादा बेहतर बनाया है। जबकि वैंग टियान हाओ से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लास्ट टाइम तुम बहुत ज्यादा लकी थे कि तुमने मेरे वेपन को तोड़ दिया था, लेकिन इस बार तुम यहाँ पर मेरे वेपन को नहीं तोड़ पाओगे। और इसी के साथ ही वो अपने वेपन को सामने की तरफ करते हुए उसके अंदर से अटैक करता है तो उसके अंदर से फायर निकलती है। जो हमारी जो शीमू होता है वो फायर को वहां पर ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन बाकी के सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो फायर जो होती है वो उसकी ब्लड पावर होती है। तो शीमू जो होता है वहां पर अपनी तलवार लेकर पीछे की तरफ हटता है, जबकि वैंग टियान हाओ जो होता है वो अपना भाला लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं पिछले कई सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर मुझे हरा पाओगे। और वो ऊपर की तरफ जंप करता है और साथ ही अपने भाले के साथ फिर से फायर को रिलीज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। वैंग टियान हाओ ने यहाँ पर अपनी ब्लड पावर को अवेकन कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने भाले के अंदर से स्पेशल एबिलिटी फायर को यूज कर सकता है। वैंग टियान हाओ जो होता है अपनी ब्लड पावर्स को यूज कर रहा होता है, वहां पर फायर के साथ हमारे शीमू के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तुम्हारा शीमू जो होता है अपनी तलवार के साथ उसकी फायर पावर्स को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है। उसी के साथ ही यंग मास्टर वैंग टियान हाओ जो होता है अपना भाला लेकर उसकी तरफ सामने आगे बढ़ता है और शीमू साइड के ऊपर हटकर उसके अटैक को वहां पर अवॉइड करता है और साथ ही उसके बालों को अपने बाजू में पकड़ता है और उसे उठाकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटकने लगता है। जब उसे ग्राउंड के ऊपर पटक रहा होता है, इसी के साथ ही वैंग टियान हाओ जो होता है वहीं पर अपनी फायर पावर को यूज करते हुए अपने प्रोपल्जन देता है अपने आप को और ऊपर की तरफ जंप करके पीछे की तरफ हट जाता है। तो ये देखने के बाद अनाउंसर जो होती है वहां पर अनाउंस करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि अभी यहाँ पर इसकी फाइट को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया था। फिर साथ ही वो कहती है जो मर्जी करो, मैं यहाँ पर इस सब में इंटरफियर नहीं करती, वैसे भी तुम दोनों की फाइट से यहाँ पर आखिरी फाइट है। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और सभी लोगों को बताया जाता
जाता है कि ऑफिशियली ये फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, जहां पर एक तरफ से जिन गैंग है और दूसरी तरफ से लियू फेंग क्लब के लोग हैं और दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करेंगे। और इसी के साथ ही यंग मास्टर वैंग टियानहाओ कहता है कि अब यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, मेरा ब्लड पंप हो रहा है, तो अब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसकी पावर्स को रिलीज होता है महसूस करते हैं और कहते हैं कि क्या वाकई में इसने यहाँ पर ब्लड पावर को अवेकन कर लिया है। सभी लोग वहां पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर जिन गैंग ने वाकई में ब्लड पावर्स को अवेकन कर लिया है तो इसका मतलब यह है कि शिमू के चांसेस जो बहुत ज्यादा कम है वो यहाँ पर इस मैच को जीत पाए, क्योंकि ब्लड पावर्स बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। ब्लड पावर्स जो होती है उसके साथ हमें यहाँ पर बहुत ही खतरनाक पावर्स मिलती हैं और साथ ही हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। और यहीं पर शिमू को अपने मास्टर ली की बात याद आती है। उसने मास्टर ली से पूछा था कि ब्लड पावर्स अवेकनिंग क्या होती है, तो मास्टर ली ने उसे बताया था कि ब्लड पावर्स जो होती है ये हमारे ब्लड के अंदर होती हैं। कुछ मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने ब्लड की पावर्स को अवेकन करते हैं, ये सभी लोगों में नहीं होता। जब वो अपनी ब्लड पावर्स को अवेकन करते हैं तो उन्हें खास किस्म की एबिलिटीज मिलती हैं, जिसके साथ उनकी पावर्स जो होती हैं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं। सारे लोग यहाँ पर ब्लड पावर्स को अवेकन करने का सपना देखते रहते हैं। तो मां शिमू जो होता है ये बात सुनने के बाद वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि ऐसी बात है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर ब्लड की पावर और तुम यहाँ पर ब्लड अवेकनिंग के बाद इतने स्ट्रॉन्ग हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी पावर्स तो किसी काम की नहीं है, मैं बिना ब्लड पावर्स की अवेकनिंग के भी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूं। और इसी के साथ ही वैंग टियानहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा। तो मां शिमू कहता है कि मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब यहाँ पर मेरी बारी, अब मैं अटैक करूंगा। और वो भी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके सामने से जंप करते पीछे चला जाता है, क्योंकि उसके पास लॉन्ग रेंज अटैक करने के लिए भाला है। तो वो पीछे जाने के बाद पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही वैंग टियानहाओ पीछे की तरफ घूमता है और अपने भाले के साथ फायर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो वहां पर बार बार फायर अटैक्स कर रहा था, बार बार वहां पर फायर क्रिएट करता है और उस फायर के साथ हमारे शिमू के ऊपर बार बार अटैक करता है, जबकि हमारा शिमू जो होता है अपनी तलवार के साथ उसके सारे के सारे अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है। और फाइनली वो अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, जिससे सारी की सारी फायर जो होती है डेसिपेट हो जाती है। और साथ ही वो वहां पर कुछ स्ट्राइक्स लगाता है, मल्टीपल स्ट्राइक्स जो होती हैं वो सीधी जाकर वैंग टियानहाओ की बॉडी के ऊपर लगती हैं और उसकी बॉडी कट जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, उन्हें लगता है कि वाकई में यहाँ पर वैंग टियानहाओ जो इसके साथ हिट हुआ है, लेकिन वो उसके साथ हिट नहीं होता बल्कि वो एक मिराज टेक्निक होती है। वो यहाँ पर एक स्पेशल फुटवर्क टेक्निक को यूज कर रहा होता है जिसे फिश स्लीपिंग स्टेप कहा जाता है। तो वो वहां पर उसके आसपास से फुदक रहा होता है, बिल्कुल एक फिश की तरह, जैसे पानी के अंदर मछली ऐसे 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 जिगजैग करती है, बिल्कुल वैसे वहां पर उसके आसपास वो घूम रहा होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर ली यहाँ पर इस सीक्रेट टेक्निक को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये तो फिश स्लीपिंग स्टेप्स है, ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक है। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कि फुटवर्क टेक्निक्स को मास्टर करने में नाकाम रहते हैं, लेकिन इसने अपनी फैमिली की स्पेशल फिश स्लीपिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर प्रॉपरली एक मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक है। ऊपर से इसने अपनी ब्लड पावर्स को भी अवेकन कर लिया है। इसी वजह से यहाँ पर जिन गैंग क्लब के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भेजा था, क्योंकि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। हमारे शिमू को अब यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि वो उसके स्टेप्स की वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है और शिमू उसकी लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था। वो बार बार उसके ऊपर अटैक करता है। तो शिमू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतना काफी रहेगा मेरे इर्द गिर्द भागने से, तुम यहाँ पर मेरे ऊपर इस तरह अटैक कर पाओगे। इसी के साथ ही शिमू अपनी तलवार उठाता और कहता है कि देखते हैं कि अब यहाँ पर तुम क्या कर पाते हो। और वो ग्राउंड के ऊपर ही अटैक कर देता है और ग्राउंड के ऊपर जब अटैक होता है तो काफी सारी वाइब्रेशंस निकलती हैं, जिसकी वजह से साथ ही काफी सारे पत्थर उड़ते हैं। वो सभी अटैक्स को वहां पर अवॉइड करता है। तो यंग मास्टर वैंग टियानहाओ जो होता है बड़ी तेजी के साथ घूम रहा होता है, साथ अटैक्स को अवॉइड करते हैं। वहां पर बीच से उसके ऊपर अटैक भी किया जा रहा होता है। वहीं पर आसपास भागते भागते वो बार बार उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, बार बार अपने बाले या फिर अपनी फिस्ट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो यहीं पर हमारा शिमू जो होता है अपनी स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट को यहाँ पर फिर से यूज करता है और अपने ओरा को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जबरदस्त प्रेशर निकलता है और वैंग टियानहाओ उसके साथ हिट होने के बाद पीछे गिरता है। और इसी के साथ ही शिमू बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसकी लोकेशन को पिन पॉइंट करने के बाद उसके करीब पहुंच जाता है और जाकर उसे एक जबरदस्त पंच मारने लगा है। तो जैसे ही वहां पर उसे पंच मारने लगता है, इसी के साथ ही वैंग टियानहाओ को दिखाता है कि वो फिर से फिश स्लीपिंग स्टेप को यूज करते हुए उसके नीचे से निकल जाता है। और उससे नीचे से निकलने के बाद जैसे वो पीछे की तरफ फटता है, हमारा शिमू जो होता है अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर थ्रो लगाता है। वो अपनी तलवार को उसके ऊपर दे मारता है, लेकिन वैंग टियानहाओ जो होता है उसकी तलवार को हवा में ब्लॉक कर लेता है, जिसके साथ टकराकर उसकी तलवार वापस की तरफ गिरती है और हमारा शिमू जंप करते हुए ऊपर पहुंच जाता है और अपनी तलवार को फिर से कैच करता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जबकि दूसरी तरफ से वैंग टियानहाओ अपने भाले को उसके साथ टकराता है। दोनों वहां पर बहुत ही जबरदस्त घमासान फाइट कर रहे होते हैं। जबकि यहीं पर से जिन टियान को दिखाते हैं कि वो वहीं पर उस अरीना में यहाँ पर जनता खड़ी होती है, उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइट चल रही है। लगता है कि शिमू यहाँ पर पहले अपने आप को साबित कर चुका है, वो यहाँ पर फेंग सिटी का टॉप क्लास का मार्शल आर्टिस्ट बनने के लायक हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर ये इस फाइट को जीत
जाता है तो फिर मैच यहाँ पर हार जाऊंगा और मेरे डैड मुझे वाकई में मार डालेंगे अगर मैं इस बार काइजुआन मार्शल एकेडमी के लिए सक्सेसफुल नहीं रहा तो। और उसके पास जो बॉक्स होता है वो उसके बारे में बताता है कि इसके अंदर बहुत सारी पॉइजनस नीडल है और इसके अंदर एक ट्रिगर लगा हुआ है। वू हाउ ने कहा था कि मुझे इसको यूज करना होगा, मुझे इसको यूज करते हुए यंग मास्टर जिन के पास यंग मास्टर शिमू के ऊपर अटैक करना होगा। अगर मैं आखिरी मोमेंट के ऊपर उसके ऊपर अटैक करता हूं तो किसी को इस बारे में शक भी नहीं होगा कि उसके ऊपर पॉइजन से अटैक हुआ था। सभी को यही लगेगा कि वो कंपटीशन में फाइट करते हुए मरा है। लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अटैक कर सकता हूं मैं जहां पर, और मुझे मौका नहीं मिलेगा और मुझे लगता है कि मुझे सही टाइमिंग के ऊपर ही अटैक करना होगा। और इसी के साथ ही वहां पर सही टाइमिंग का इंतजार करता है। तो जैसे हमारा शिमो चौथा अपनी तलवार की स्ट्राइक लगाता है सामने की तरफ वैंग टियान हाओ की तरफ, उसी के साथ ही वो वहां पर उसके ऊपर अटैक कर देता है और नीडल्स जो होती हैं उस बॉक्स के अंदर से बड़ी तेजी के साथ निकलती हैं। वो नीडल्स जैसी हमारे शिमो की तरफ आगे बढ़ी होती हैं तो वैंग टियान हाओ नीडल्स को देख लेता है। हालांकि अटैक उसकी तरफ आगे बढ़ा होता है लेकिन वो शिमो को बचाने के लिए अपनी फायर को रिलीज करते हुए नीडल्स के ऊपर अटैक करता है। और इसी के साथ ही हमारा शिमो भी इस बात से काफी हैरान होता है कि इसने अटैक कहां पर किया। और इसी के साथ ही दिखाता है कि वैंग टियान हाओ के साथ एक तलवार की जो अटैक होती है, स्लैश होती है, वो उसकी बॉडी के साथ टकराती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है और गुस्से के साथ कहता है कौन है वहां पर, किसकी हिम्मत हुई जहां पर कंपटीशन के बीच अटैक करने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहां पर किसी के ऊपर स्नीक अटैक कर सकते हो। और साथ ही वो अपनी फायर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। जब वो जिन टियान के ऊपर अटैक करता है तो जिन टियान वहां पर उसके साथ हिट होने के बाद गिर जाता है और साथ ही उसके चेहरे के ऊपर से उसका जो मखौटा होता है वो भी उतर जाता है। और साथ ही वो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जाओशू कहती है ये तो जिन टियान है, जो मेरा कजन ब्रदर जिन टियान है। कि हमारा शिमू जो होता है एक नीडल उसे कंधे के अंदर लगी होती है, वो कंधे के अंदर से उस नीडल को निकालता है और साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये तो वाकई में जिन टियान है। मुझे लगता है कि जो 5th एल्डर का बेटा है जिसके बारे में आंटी जैन ने मुझे बताया था। बाकी के सभी लोग भी वहां पर उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जिन टियान ये तो जिन फैमिली के 5th एल्डर का बेटा है ना, फिर ये यहाँ पर अपनी जिन फैमिली के यंग मास्टर शिमू को मारने की कोशिश क्यों करेगा। इसने कंपटीशन के दौरान उसके ऊपर पॉइजनस नीडल्स के साथ अटैक किया। इसका मतलब यह है कि ये लोग चाहते हैं कि वो इस कंपटीशन को ना जीते। लगता है कि यहाँ पर फैमिली में अपनी फाइट चल रही है। कोई इतनी ज्यादा घटिया हरकत कैसे कर सकता है कि अपनी फैमिली के मेंबर को यहाँ पर दिन दिहाड़े सभी लोगों के सामने मारने की कोशिश करे। तो जिन टियान इस उन सभी की बातें सुनने के बाद बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागकर चला जाता है। जबकि वैंग टियान हाओ जो होता है उसे कहता है कि यहीं पर रुको, तुम भागकर कहां पर जा रहे हो, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। जबकि हमारा शिमू से कहता है कि उसे रहने दो, हमारी फाइट अभी तक यहाँ पर खत्म नहीं हुई, ये हमारा फैमिली मैटर है और मैं जाकर उसके साथ अपने फैमिली मैटर को खुद ही निपटा लूंगा, तुम्हें यहाँ पर अपनी फाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारा शिमू से कहता है कि इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम दोनों को अपनी फाइट को फिनिश करना होगा। हम दोनों यहाँ पर अपनी फाइट को फिनिश करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर विनर। मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर इस फाइट को खत्म करना चाहते हो। जबकि यंग मास्टर वैंग टियान चलाकर से कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, मैंने यहाँ पर अभी भी तुम्हारी जान बचाई है, अभी अभी वो तुम्हें मारने वाला था और मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई और अब यहाँ पर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर जो अटैक रिसीव किया है वो नीडल तुम्हारे बाजू के अंदर है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर पाओगे। तुम्हारा शिमू से कहता है कि मेरा अटैक जो था वो तुम्हारी बॉडी के साथ टकराया था और मुझे लगता है कि तुम भी अपने शोल्डर को यूज नहीं कर पाओगे। वैंग टियान हाओ से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ पर अभी फाइट करने के बिल्कुल काबिल हूँ। अगर वो तुम्हारी स्लैश मेरी बॉडी के साथ टकराएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो कभी भी तुम मुझे हिट नहीं कर पाते। तुम्हारा शिमू से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो फिर यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर ही लेते हैं कि हम दोनों में से कौन इस फाइट को जीतेगा, हम दोनों में से कौन यहाँ पर बेहतर है। तो तुम मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर इस फाइट को खत्म होता हुआ देखना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर जीतेगा। तो हमारा शिमू से कहता है कि सिर्फ एक मूव को यूज करेंगे। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर देखते हैं, एक एक मूव को दोनों यूज करते हैं और देखते हैं कि कौन यहाँ पर इस मूव में जीत पाता है। और इसी के साथ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को यूज करने वाला हूँ, ये मेरा अल्टीमेट मूव होगा जिसे 6 ओवरलैपिंग फ्लेम स्ट्राइक कहा जाता है। अगर तुम इस स्ट्राइक को यहाँ पर ब्लॉक कर पाए तो मैं खुद ब खुद यहाँ पर अपनी हार मान लूंगा, मैं तुम्हारे सामने और ज्यादा फाइट नहीं करूंगा। इसी के साथ ही वैंग टियान हाओ जो होता है अपने बाले को वहां पर घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी फायर के साथ वहां पर एक फायर का ड्रैगन बन जाता है। दूसरी तरफ से हमारा शिमू जो होता है अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके ड्रैगन को वहां पर ब्लॉक करने लगा है। तुम्हारा शिमू वहां पर अपनी गेल आर्ट को यूज करते हुए उसके मूव्स को यूज करता है। जब उसके मूव को यूज करता है उसके अंदर से बहुत सारी स्ट्राइक्स निकलती हैं और उसका मास्टर भी ये देखकर काफी हैरान होता है। और वहां पर वो स्लैशेस जो होती हैं ऊपर की तरफ एक बवंडर की तरह ऊपर की तरफ जाती है जहां पर वो ड्रैगन की बॉडी को कवर करती हैं। दोनों वहां पर अपना पूरा जोर लगा रही होती हैं और आसपास के सभी लोग अपने आप को कवर कर रहे होते हैं क्योंकि धमाका जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। और इसी के साथ ही दिखाता है कि ड्रैगन जो होता है वो तबाह हो जाता है, ड्रैगन वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ड्रैगन के डिस्ट्रॉय होने के बाद यंग मास्टर वैंग टियान हाओ जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है और उसका बाला भी टूट जाता है। और उसका बाला टूटने के बाद वो कहता है कि तुमने ये कैसे किया, तुमने मेरे भाले को तोड़ दिया। यहाँ पर मेरे सबसे अल्टीमेट मूव को यहाँ पर हेड ऑन फेस किया और इसको ब्लॉक कर लिया। और इसी के साथ ही हमारा शिमू से कहता है कि मुझे लगा ही था कि मैं यहाँ पर इस टैग को ब्लॉक कर सकता हूँ, इसी वजह से मेरी इंप्रूवमेंट पहले से काफी ज्यादा बेहतर हुई और मैं स्किल्स के मेरे जो तलवारबाजी के स्किल्स है वो भी काफी ज्यादा बेहतर हुए
हैं, वजह से मैंने जहाँ पर तुम्हारे अटैक्स को ब्लॉक कर लिया। और वैंग टियानहाउ से कहता है कि तुमने जहाँ पर अपने ब्लेड के साथ 7 स्लैशेस लगाई, इसका मतलब है कि तुम्हारी गेल ब्लेड आर्ट जो पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है। और साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा जो मेटल का स्पीयर तुम्हारे सामने और ज्यादा नहीं टिक सकता, अगली बार अगर तुमसे फाइट करूंगा तो एक बेहतर स्पीयर लेकर आऊंगा। और इसी के साथ ही वो अपने स्पीयर को फेंक देता और कहता है जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, ठीक है, मैं जहां पर इस फाइट के लिए हार मानता हूं, मैं सरेंडर करता हूं। और ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि टियानहाउ मेरे लिए रुको, मैं भी यहाँ पर आ रहा हूँ, चलो यहाँ पर से चलते हैं। और दोनों वहां पर से चले जाते हैं। जबकि जो अनाउंसर लड़की होती है वो कहती है कि तो यहाँ पर फाइनली फाइट खत्म हो चुकी है और यहाँ पर ल्यू फेंग डोजो ने अपनी फाइट को जीत लिया और वैंग टियानहाउ ने यहाँ पर हार मान ली, जिसकी वजह से जिन गैंग को यहाँ पर से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसी के साथ ही वो अनाउंसर लड़की उन लोगों से कहती है कि हमारे कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक यहाँ पर जितने भी गैंग्स के पास यानी क्लब्स के पास अभी भी कुछ ऐसे कल्टिवेटर्स हैं जो मार्शल आर्टिस्ट हैं जो फाइट करने के काबिल हैं। अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पर शिमो को चैलेंज कर सकते हो। तो क्या तुम में से कोई यहाँ पर इसको चैलेंज करना चाहेगा? लेकिन वो सभी के सभी खामोश होते हैं, कोई भी यहाँ पर इसको चैलेंज नहीं करना चाहता। तो अनाउंसर कहती है कि अब जबकि यहाँ पर कोई भी तुम्हें चैलेंज नहीं करना चाहता तो इसका मतलब है कि तुमने यहाँ पर फाइनली इस फाइट को जीत लिया है। और आज के बाद से यहाँ पर हमारे फैंग सिटी का जो नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट होगा उसका टाइटल चेंज हो चुका है और अब यहाँ पर शिमू हमारे फैंग सिटी का नंबर 1 डिसाइपल बन चुका है। और सभी लोग उसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं, जबकि हमारा शिमू वहां पर अंदर के अंदर सोच रहा होता है कि मदर काश तुम यहाँ पर होती और ये सब कुछ देख रही होती, तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया और आज यहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी का पहला मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंट जीत लिया है और मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी एक मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन में गॉसिप्स हो रहे होते हैं। एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जहां पर कुछ लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। एक कहता है क्या तुमने सुना है कि फैंग सिटी में नंबर 1 का टाइटल जो है वो वैंग टियानहाउ से छिन गया और किसी लड़के शिमो ने यहाँ पर वो टाइटल ले लिया है। दूसरा उसे कहता है कि मैं उस लड़के शिमो के बारे में जानता हूँ, वो जिन फैमिली का एक लावारिस बच्चा है जो कि शीटिंग का बेटा था जो कि मिचवांगरू के गांव से यहाँ पर आया है। दूसरा उसे कहता है कि मैंने सुना है कि उस कंपटीशन के दौरान जिन टियान जो कि उसी के 5th अंकल का बेटा है उसने उसे मारने की कोशिश की। तो दूसरे वाला उसे खामोश करवा देता और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, इस तरह की बातें यहाँ पर पब्लिक में मत करो, अगर जिन फैमिली के लोगों ने ये बातें सुन ली तो वो तुम्हें मार भी सकते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जिन फैमिली का दिखाया जाता है जहां पर आंटी जैन जो होती है अपनी बेटी जाओजू से कहती हैं, बेटा क्या तुम वाकई में सच कह रही हो, क्या तुम्हारा बड़ा भाई शिमो इस वक्त तुम्हारे फैंग सिटी का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है? तो वो कहती है हाँ मदर, वो बिल्कुल यहाँ पर नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। तो उसकी मदर उसे कहती है कि जैसा मैंने उसके बारे में सोचा था वो वाकई में वैसे ही आगे बढ़ा है, लेकिन मैंने यहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो जाओजू से कहते हैं कि मदर अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिनटियान का क्या करेंगे? तो उसकी मदर उसे खामोश करवा देती है और कहती है कि तुम्हें जिनटियान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जिनटियान ने जो कुछ भी किया वो बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन हम लोग यहाँ पर जिनटियान के साथ ऐसा बुरा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, क्योंकि उसने यहाँ पर शिमो के साथ उस हद तक वो सब कुछ बुरा नहीं किया, यानी कि उसे जान से मारा नहीं है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर उसे कड़ी सजा नहीं दे सकते। इस वक्त उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है जहाँ पर वो अपने किए के पर पछतावा कर रहा है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें वैंग टियानहाउ का दिखाया जाता है कि वैंग टियानहाउ जो होता है वो अपने मार्शल अंकल के पास होता है, वहां पर बैठा अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है कि वो यहाँ पर मैच को हारा कैसे। जबकि इसी के साथ उसके अंकल वो वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि टियानहाउ मुझे सच्ची बताओ, क्या वाकई में तुम्हें यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर्स एक्टिवेट होती हुई महसूस हुई या नहीं? तो वैंग टियानहाउ उनसे कहता है कि अंकल वो आपसे तीसरी बार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि क्या मैंने यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को अवेकन कर लिया है या नहीं? हाँ ये बात सच है कि जब मैंने वहां पर अपने स्पीयर के अंदर से फायर को रिलीज किया था मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी स्टिमुलेंट्स एक्टिवेट हुए थे, यानी कि बहुत सारी जोश आ गया था। अब मुझे नहीं पता कि वो सारे का सारा जोश कहां से आया था, मुझे लगता है कि मैंने वाकई में ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया है। मास्टर वो उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर ने इसी वजह से तुम्हें स्पेशली मेरे पास भेजा है ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें आगे की ट्रेनिंग दे सकूं, मैं यहाँ पर तुम्हें ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट सिखाऊंगा क्योंकि तुमने यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर्स को अवेकन कर लिया है। अब जबकि तुमने ब्लड लाइन की पावर्स को अवेकन कर लिया है तो फिर तुम्हारे लिए यहाँ पर बाकी की ब्लेजिंग आर्ट्स को सीखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर को क्या कहा जाता है? तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर को विशियस फ्लेम कहा जाता है। विशियस फ्लेम एक ऐसी ब्लड लाइन की पावर है जो कि यहाँ पर तुम्हारी जो स्पीड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, यानी कि तुम्हारी फायर और तुम्हारी स्ट्रेंथ की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। स्पेशली जब तुम्हारे पास ब्लड लाइन की पावर्स एक्टिवेट होती हैं तब तुम लोग बड़ी तेजी के साथ कल्टीवेट कर पाते हो। वैंग टियानहाउ से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं स्पेशल नहीं हूं, मैं वैंग फैमिली का एल्डेस्ट सन हूं और मेरे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है जिसकी वजह से मैंने ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट किया। लेकिन अब तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन की पावर्स की वजह से है कि मैंने ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया तभी मैं यहाँ पर इतना महान बन सका हूँ। मास्टर वो से कहता है कि लड़के तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, मैं यहाँ पर तुम्हें सही से समझाता हूँ। ये ब्लड लाइन की पावर्स जो है ये लाखों करोड़ों में से कोई एक ही जो है इसको एक्टिवेट कर पाता है। तुम्हें पता होगा कि हमारी फैमिली के अंदर 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो कि इस विशियस फ्लेम ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर पाए हैं। ये वाली जो ब्लड लाइन की पावर थी ये हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से हमारे पास चलती आ रही है और नीचे आने वाली जनरेशंस में किसी किसी के अंदर ही ये अवेकन हो
पाती है। जरा खुद ही सोचकर देखो तुम कितने ज्यादा गिफ्टेड हो, कितने ज्यादा टैलेंटेड हो कि तुमने यहाँ पर विशियस फ्लेम ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही वो स्पीयर को उठाते हैं और उसे कहते हैं तो आज के बाद से मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें टीच करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें ब्लेजिंग स्पीयर आर्ट का जो दूसरा हाफ है उसको सिखाऊंगा, मैं उसकी मार्शल आर्ट्स को तुम्हें कंप्लीट करवाना सिखाऊंगा। और साथ ही उसे कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लोगे उसके बाद काइजुआन अकेडमी में एडमिशन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मार्शल आर्ट्स की प्रोग्रेस और साथ में ब्लड लाइन की पावर्स दोनों को देखा जाता है।